नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी रायपुर से जुड़ी हुई है, जो लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर के आप तक जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां थोड़ी ही देर में महा एग्जिट पोल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। 543 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको हम दिखाएंगे। तो नतीजों से पहले पता चलेगा कि आखिरकार जनता का क्या मूड रहा है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको नतीजों से पहले जनता का मूड बताने की कोशिश करेगा। थोड़ी ही देर में हम आपको महा एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा एग्जिट पोल 543 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाने वाला है। तो जनता का क्या मूड है, क्या जनता ने सोच करके, क्या मुद्दे सोच करके वोट डाला, वो तमाम मुद्दों को ध्यान में रख करके अब क्या एग्जिट पोल आने वाला है, क्या मूड रहा है, उसकी जानकारी देंगे। तो 543 सीटों पर महा एग्जिट पोल के आंकड़े सबसे पहले हम बताएंगे आपको और फिर अनुमान भी लगाएंगे कि किस तरीके से सटीक बैठा है पिछले 2014 या 2019 के चुनाव के मुकाबले। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में दावों और वादों की फेहरिस्त बड़ी लंबी रही और बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहा है छत्तीसगढ़ का, जहां कांग्रेस ने पूरे दिग्गज अपने मैदान में उतार दिए, बीजेपी ने भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। लेकिन नतीजे क्या होंगे, ये क्या महा एग्जिट पोल के जरिए समझ में आएगा, ये जरूर बताएंगे। लेकिन पहले समझिए समीकरण छत्तीसगढ़ का। 4 जून को तय हो जाएगा कि 24 में किसकी होगी सरकार, कौन करेगा देश पर राज, तीसरी बार मोदी सरकार या बहेगी बदलाव की बयार। बीजेपी इस बार चुनाव में 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो इंडी गठबंधन 24 के चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बता रहा है। और इस बीच छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर मुकाबला काफी रोचक है। जहां 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें जीतकर प्रदेश में अपना दबदबा कायम रखा और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा था। लेकिन 24 के रण में चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने इस बार तमाम दिग्गजों को लोकसभा के चुनावी रण में उतारा है, जिसने 24 में छत्तीसगढ़ की लड़ाई और दिलचस्प बना दी है। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, मोदी की गारंटी और डबल इंजन की सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि विगत 5 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश में मतदाताओं को जो वादा किया था वो निभाते हुए उनके बैंक अकाउंट में भेज दी है। ये छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में अधिसंख्यक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सभी चरणों के मतदान में जनता का रुझान स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के पक्ष में था। पिछले 10 साल में जिस प्रकार से जुमलेबाजी की सरकार चलाई गई, उसके कारण जनता त्रस्त हो गई थी। तो तय है कि अब की बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 24 के रण में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की बात कह रही है। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में परिणाम को लेकर कयासों का दौर जारी है, तो बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में नए हथकंडों का प्रयोग किया, जिसके बाद ये कहना मुश्किल है कि कौन छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत रहा है। लेकिन दावे दोनों ही तरफ से जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इसमें सफलता प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के मतदान हुए हैं और मतदान के पश्चात जो रुझान प्राप्त हुए हैं, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक मिला है, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय 25 गारंटी पर जनता ने भरोसा किया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच महामुकाबला है। एक तरफ बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुने हुए खास दिग्गजों को उम्मीदवार बनाया। अब देखना होगा कि जनता ने किसके दिग्गजों पर ज्यादा भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
के महा एग्जिट पोल को लेकर के हम थोड़ी ही देर में आप तक विशेष और सटीक अनुमान जो जनता का मूड है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे चुनावों के दौरान हमने दोनों ही पार्टियों के दावे और वादे खूब सुने। जनता के बीच पहुंचकर नेताओं ने किस तरह से अपने मेमोरेंडम को लेकर के चर्चा करी, किस तरह से उन्होंने ये कहा कि आखिरकार अगर वो सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए क्या वो फायदे लेकर आने वाले हैं, क्या वो योजनाएं हैं जो वो जनता के लिए लेकर के आने वाले हैं। तमाम वादे और दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए थे। तमाम दिग्गज नेताओं को हमने देखा रैली करते हुए, लेकिन जनता ने आखिरकार किस पर भरोसा जताया, जनता ने वो कौन से मुद्दे थे जिनको अपने ध्यान में रखा और मतदान करने के लिए वो पहुंचे थे, उसको लेकर के आज जब एग्जिट पोल आएगा तो वो सबसे सटीक आप तक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचाने वाला है, क्योंकि 2024 का ये लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहा और कई अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रख करके पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। जहां एक तरफ बीजेपी 29 की 29 सीटें, चाहे मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात करती है, तो वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर के भी दावा करती है कि अगर मध्य प्रदेश की बात हो तो यहां पर 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करेगी। वहीं अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो यहां पर भी 7 से 8 सीटों को जीतने का दावा कांग्रेस करती नजर आई है। लेकिन आज 543 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे, तो नतीजे से पहले क्या जनता का मूड रहा है वो भी हम आपको बताने की कोशिश आज महा एग्जिट पोल के जरिए करेंगे। लेकिन आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या पूरा इलेक्शन का मूड रहा है वो भी हम जानेंगे। तृप्ति, ओवर टू यू। बिल्कुल, कीर्ति मेरे साथ में है और कीर्ति और हम दोनों मिलकर के आज आपको एक एक बारीक विश्लेषण बताएंगे छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश और पूरे देश में महा एग्जिट पोल में क्या आंकड़े निकल कर आते हैं देखना होगा। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ पर करें तो 11 सीटें हैं यहाँ पर। 2004 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी लीड करती आई है और इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर भी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में मोर्चा भी संभाला। देखना है कि नतीजे क्या होते हैं, महा एग्जिट पोल क्या इशारा करता है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहा है। मेहमानों का तारुफ मैं कराऊं, उमेश घोड़मोड़े जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। शशि भगत जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ धर्मराज महापात्रा जी सीपीएम से हमारे साथ जुड़ेंगे और मनोज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल उमेश जी, एग्जिट पोल क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब वोटर टर्नआउट घटता है, अगर देश का सियासी इतिहास उठा के देख लें चुनावों का, जहां वोटर टर्नआउट बढ़ा बीजेपी की सरकार, घटा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा घबराहट वाली बात होती है। घबराहट है क्या कोई? देखिए, कहीं कोई घबराहट नहीं है और वोटर टर्नआउट बढ़ने को लेकर के, घटने को लेकर के हमने आपने पहले भी चर्चा की है। कोई एक कारण नहीं हो सकता कि वोटर टर्नआउट इस कारण से कम हो गया। हमें तो अपने बीते 10 वर्षों के कार्यों पर विश्वास है, इस देश की जनता के ऊपर विश्वास है और इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ, अभी तो एग्जिट पोल आएगा 4 तारीख को, एग्जिट पोल भी आ जाएगा, नतीजे भी निकल करके आ जाएंगे, तो आप देखिएगा एग्जिट पोल कुछ देर बाद आएगा तो उसमें भी उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या निकल करके आ रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि 4 तारीख को जब परिणाम निकल करके आएंगे, जो हमारा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी 370, तो निश्चित तौर पे हम उसको पार करेंगे और एनडीए के रूप में 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जाने वाली है। और जिस प्रकार से ये चुनाव रहा, इस चुनाव के दरमियान भी विपक्ष कहीं नजर नहीं आया, विपक्ष हमेशा बटा सा नजर आया और कुल मिलाकर के हमारे एजेंडों पर, हमारे ग्राउंड पर आकर के हमेशा से विपक्ष खेलने का प्रयास करता रहा और पूरे देश भर के अंदर में, तमाम राज्यों के अंदर में विपक्ष उसमें फिसलता और ढूलता और भटकता हुआ, अटका लटका भटका हुआ ही नजर आया। और हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में गए और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में जनता का हमको सकारात्मक प्रतिसाद मिला, देश भर के अंदर से, छत्तीसगढ़ के अंदर से जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक लगातार हमारे पास निकल करके आ रहा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है 400 पार का, हम निश्चित तौर पर उसको इस बार इतिहास रचते हुए पार करने चल रहे हैं, वो आप हासिल करने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त पहुंचा दें कि 2024 के चुनाव में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। 57 सीटों पर 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई है और बिहार में सबसे कम 49%
वोटिंग दर्ज की गई है। झारखंड की बात करते हैं तो 68%, उड़ीसा में 62% मतदान दर्ज किया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 7 चरण की वोटिंग अब संपन्न हो चुकी है और आखिरी चरण का मतदान आज होना था, वो भी समाप्त हो चुका है। 57 सीटों पर 5 बजे तक 58% मतदान दर्ज किया गया है और सबसे कम वोटिंग 49% की बिहार में दर्ज की गई है। झारखंड की बात करते हैं तो 68% मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया और वहीं उड़ीसा की बात करें तो 62% मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया है। यानी कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान पूरे देश में अब खत्म हो चुका है। यानी कि 7 के 7 चरण अब संपन्न हो चुके हैं। बस अब इंतजार है 4 तारीख का और क्या नतीजे होंगे वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब मतदान पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं शशि भगत जी का रुख करना चाहूंगी। शशि भगत जी, बीजेपी जिस तरह से ये कहती है कि हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और सभी के सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटों में थोड़ी कमी बताती है। क्या कांग्रेस पहले ही थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट चल रही है और इस वजह से इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं है जिस तरह से बीजेपी रही है कि हाँ हम सभी के सभी सीटें जीतने वाले हैं, या कांग्रेस इस बात को लेकर के चल रही है कि अगर कुछ बड़ा बोल दिया तो उसके बाद जवाब देना पड़ेगा? आप यहाँ दिख रहे हैं शशि जी। शशि जी, देखिए, कांग्रेस को जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग से बात देख रहे होंगे कि 400 पार का नारा जिनने भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने लगाया था, 400 के बाद फिर 400 का एजेंडा है प्रथम चरण के चुनाव के बाद वो हिडन हो गया। तो ऐसी स्थिति आई कि आप उनको समय समय पर ये बात बोलना पड़ा कि अभी हमको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, फिर कहते हैं कि हमको हिंदुत्व की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें आती जाती रही है और हर चुनाव के हर चरण में उनका जो सिस्टम है वो बदलता रहा। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि उनके पास, जैसे बोलते हैं कि 10 साल हमने काम किया और काम के दम पे वोट मांगने की उनकी जो मनसा थी वो थी नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ये बात भावना भरना, सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करने जैसी चीज़ों में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहा है। ये बात पूरे चुनाव के दरमियान ये बात स्पष्ट हुआ। यदि काम के दम पे वोट मांग रहे होते तो निश्चित रूप से एक चीज़ में स्टिल रहते, एक चीज़ में खड़े रहते। क्या महंगाई पे कभी कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी में कभी कोई चर्चा नहीं, और सब में बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2047 की बात करने लगे। तो ये सब चीजें क्या है, आप अपने काम के बूते पे वोट मांगते हैं तो उस पे आपको अडिग रहने की जरूरत है। कभी मुर्गा मछली और मटन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं, कभी भैंस चुराने की बात करते हैं। मतलब शशि जी, जो टिप्पणी उमेश जी ने आप लोगों के लिए की, अटका लटका भटका, वो आप उनके लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, अटका भटका वो उनके लिए हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपनी पिच पे स्टील खेल रहे हैं, बहुत मजबूती से खेले और इस बात का ये बात भी तय है कि हम लोग बहुत बहुमत से सरकार बनाएंगे आने वाले 4 तारीख को। ये बात स्पष्ट हो जाएगा। आपके रुझान में चाहे जो भी मसला हो, जैसी भी स्थिति आती हो, 4 तारीख को सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। ठीक है। राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपको इस चुनाव के बाद में अब तो 7 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, आपको क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो क्या मुश्किल है इस बार रिजल्ट का अनुमान लगाना? थोड़ा कठिन अवश्य है क्योंकि मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है। लेकिन चुनाव के शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे ये चुनाव एक तरफा है, किंतु धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई और कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हो गया है। यदि उदाहरण के रूप से में देखें हम तो जांजगीर, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, दुर्ग, इन सब सीटों में, महासमुंद, इन सब सीटों में कांटे की टक्कर हो गई है। इसके बावजूद जो मोदी फैक्टर है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कमोबेश यही स्थिति है। ठीक है, तो मोदी फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये हमने हर चरण में जरूर सुना है कि एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है वो
उसका अनुमान लगाना थोड़ा इजी भी हो जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। हमारे साथ दो खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुरेश शर्मा जी। सवाल मेरा सुरेश जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि एग्जिट पोल थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या रहा है, लेकिन उससे पहले आपका एनालिसिस क्या कहता है? 7 चरणों का ये जो चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या मूड रहा है जनता का? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी फैक्टर जो है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा है। और बीच में जब 5 चरण का मतदान हो गया था, तब तक विपक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रयास दिखाई नहीं दिया जिससे ये लगे कि वो चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा ताकत के साथ लड़के और मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 5वें चरण के बाद, यानी 6ठा चरण और आज का 7वां चरण, इसमें ये दावेदारी प्रबलता से रखने की कोशिश की गई कि जो गठबंधन है इंडिया वाला, वो भी दावेदार है और वो भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन किसी भी बड़े दल ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, अपनी शक्ति के बारे में ये नहीं बताया अभी तक कि हमारी क्षमता इतनी। आज भी जब हम खड़गे साहब का टीवी पर देख रहे थे तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 295 इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन उसमें ये बाइफरकेशन नहीं किया गया कि इसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में जो है भी, वो कितनी सीटें ले जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप दावा कुछ भी करें, लेकिन दावे का एनालिसिस क्या है, इसका यदि संकेत भी आ जाता है। मैं उल्लेख करूंगा 2-3 बातों का, जिसमें मध्य प्रदेश में कल ही पत्रकार वार्ता में जिस माइक्रो मैनेजमेंट की बात की गई, उससे ये संदेश गया कि 1,70,00,000 लोगों के पास वो संपर्क करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो अन्य राज्यों में भी हुआ है। कई राज्य इकाई अच्छी है, ठीक हो गया होगा, कहीं राज्य इकाई कमजोर है तो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन एक प्रकार से आम जनता तक पहुंचने की बात को जिस तरीके से एनडीए की तरफ से कह सकते हैं या बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं, उसका प्रयास ज्यादा रहा है। तो अभी तक की जिस प्रकार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है या ऐसा कोई वातावरण निर्मित होगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये वातावरण में नजर नहीं आ रहा है। घनश्याम जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। घनश्याम जी, आप कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पिछली बार तो मध्य प्रदेश में एक ही सीट गंवाई थी, जिसे पाने के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आप लोगों ने छिंदवाड़ा में। तो इस बार क्या मान रहे हैं कि बाकी के 28 सुरक्षित है, उसी एक पे जोर लगाना था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने रखा है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है, इनके द्वारा किए गए जो काम है, चाहे वो केंद्र की सरकार की हो, चाहे प्रदेश की सरकार की हो, ये सब बातें हम जनमानस के बीच में लेके गए थे। मोदी जी की गारंटी ये लोगों ने उनको सराहा है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप सबने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो भगदड़ मची, कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने लायक भी कार्यकर्ता नहीं बचे, और उसी का परिणाम है कि आज आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में, महती कार्यक्रम में भी कांग्रेस ने अपने आप को अलग किया है, और कल भी आप देखेंगे तो वो ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पर, अन्य प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर तीसरी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस और बुरी तरह पिछड़ रही है, हारेंगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, 29 की 29 सीटें जीतेंगे, ये दावा हर नेता बीजेपी का मध्य प्रदेश का जरूर करता है। शशि भगत जी, लेकिन एक आरोप पूरी कांग्रेस पार्टी पर यह जरूर लगता रहा कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर नहीं आई, जितनी एक्टिव नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ा बदलाव लाने की फिराक में, एक बड़ा बदलाव लाने के विजन के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही थी, लेकिन ग्राउंड पर उतनी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई। चाहे तो चेहरों को लेकर के जब घोषित करना रहा हो तो बहुत देर पार्टी ने कर दी है, इसमें भी, इसके साथ ही जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो रहा तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने लेट कर दी। आरोप कई तरह के लगे, यह भी कहा गया कि पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, ये तमाम तरह के आरोप लगे, और इसीलिए बीजेपी कहती है कि हम पूरी की पूरी सीटें जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी के साथियों से हमने बार बार कहा कि मुद्दा आपके पास है तो महंगाई का, बेरोजगारी का होना चाहिए, वो हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ी क्योंकि उनका खाता भी सीज कर दिया गया, उनको विभिन्न तरह से परेशान करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी मास बेस लीडर्स जितने थे स्थानीय स्तर के, वो लोग पूरे जोर लगा के उन लोगों ने ये प्रयास किया पूरे चुनाव के दरमियान। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, क्योंकि समय समय पर जब स्थितियां पैदा होती हैं, विपरीत परिस्थितियां पैदा होती है, तो पार्टी को स्ट्रेटेजी बदलना पड़ती है कि अपनों को किस हिसाब से चुनाव लड़ना है। तो ये बात पूरे, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा, हमने एमपी के दरमियान देखा, एमपी के चुनाव के दरमियान, तो वो सारा चीज एक जैसा रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है एमपी और छत्तीसगढ़ के जो सीएम साहब लोग हैं, उनके जो 5 महीने का जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से जनता के लिए विश्वास के योग्य नहीं रहा। देखिए पहले भी ये ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी जनता तक पहुंचा दें कि खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2.5 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये खड़गे का कहना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे के घर पर खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर के दावा कर रहा है कि 295 सीट यानी कि 295 सीट से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। तो ये एक बड़ी घोषणा जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से जरूर की गई है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 295 सीट्स जीतने वाला है। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, इंडिया गठबंधन इस बात का ऐलान कर रहा है कि भले ही आप 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, लेकिन हम 295 सीट्स जरूर जीतेंगे। देखिए, दिवा स्वप्न है और दिवा स्वप्न देखने को सब स्वतंत्र हैं। अभी अभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब 4 तारीख को सारे के सारे परिणाम सामने आएंगे। आप निश्चिंत रहें। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, हम लोगों ने जो हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्रों में जो जनमानस से वादे किए थे और 10 साल में जिस प्रकार से हमने लोगों के कल्याण के काम करे, खासतौर पर। लेकिन घनश्याम पिरोनिया जी, एक सवाल और आपसे है। आप कह रहे हैं कि 295 तो ये ख्याली पुलाव है, सपने देख रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं? अगर इंडिया गठबंधन की सीट्स को लेकर के आपसे जानना चाहूं तो आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन बूथ स्तर पर हमारा पन्ना प्रमुख और उस कार्यकर्ता के आधार पर हम लोगों ने जो जनकल्याण के काम किए सरकार ने, वो हम जनमानस के बीच में लेके गए हैं। हमारे हितग्राहियों से हम लोगों ने संपर्क किया है और हमने जब उनका कल्याण किया है तो उनसे निवेदन किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी ली है उसको उन्होंने जो पूरा किया है, उन्होंने देश हित में जो बड़े बड़े और प्रश्न खड़े हुए थे उन प्रश्नों का समाधान किया सीटें है। कितनी जीतेगी इंडिया गठबंधन की? कितनी सीटें आप मान रहे हैं? फिर इसको लेकर के 4 तारीख को जरूर आपसे सवाल जवाब होगा कि कितनी सीटें। जो नारा दिया है 400 पार, वो 400 पार होंगे, आप निश्चिंत रहें। मैं इंडिया गठबंधन की सीटें पूछ रही हूँ घनश्याम जी, आपके अनुसार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बीजेपी यही कह रही है हम 400 पार, यानी कि विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? ये तो महा एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाई पड़ेगा वो तब समझ में आएगा। लेकिन मनोज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल कर लेते हैं, फिर उमेश जी आपके पास आएंगे। मनोज जी, इंडिया गठबंधन ने ये बात कह दी है कि 295 सीट हम जीतने वाले हैं, यानी कि ठीक ठाक आंकड़ा वो लेकर चल रहे हैं जहां पे सरकार बनाने की नौबत हो सकती है उनकी। आपको क्या लग रहा है कि उनका दावा, उनका जोश और बीजेपी का जो लक्ष्य है या बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया 400 पार, कैसे आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे? करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, उसमें से 10 बीजेपी के पास है और इस हिसाब से मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास में है। प्रश्न ये उठता है कि उनकी सीटें बढ़ेंगी कहाँ से?
अगर वो 400 पार का नारा लेकर चलते हैं और अगर उसके दावे को अगर अपन ज़मीनी हकीकत पे तौलते हैं तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में मैक्सिमम सीटें उनके पास है। अब प्रश्न ये है कि उसकी भरपाई भी करना, और 10 साल की सरकार आपने चलाई है तो उस 10 साल का निगेटिव फैक्टर उसको माइल्यूट करना, ये सब चीज़ें करने के बाद 400 सीटों का पाना, तो 100 सीटें और कहाँ से भरपाई होंगी। अब कहते हैं कि साउथ से होगी, उड़ीसा से होगी, बंगाल से होगी, ये देखने की बात है जो 4 जून को पता चलेगी। अब रहा सवाल इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन जो है 200 आप बता रही हैं जैसे कि 285 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है जी, और पाने के लिए उनके पास वो जो चाहे वो कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि यहाँ पर 1 या 2 सीट इनको एक आध सीट बढ़त मिल सकती है, बाकी एज इट इज स्थिति जो पहले थी वही रहने की संभावना जमीनी तौर पर बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के लिए पाने के लिए समंदर भर पानी है, लेकिन वो कितनी वोट्स ले पाती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दावा तो कर दिया है 295 का, लेकिन वो दावे कितने खरे साबित होते हैं ये 4 जून को देखेंगे। लेकिन एग्जिट पोल क्या बताता है वो हम देखेंगे, लगातार महाकवरेज आपको भी बताएंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और श्योपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां चंबल नदी में रामेश्वर घाट पर नाव पलट गई है और नाव पलटने से 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। नाव में 8 लोग सवार थे, 2 लोग सुरक्षित बताए गए हैं। पुलिस और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका है। मानपुर थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां नाव पलटने से 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल चंबल नदी में रामेश्वर घाट पर नाव पलटी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है, अभी तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है और क्या मौके पर राहत बचाव दल पहुंच चुका है? जी, आपको बता दूं अभी 15 या 20 मिनट पहले की घटना है, जो श्योपुर जिले का मानपुर घाट है, जो मानपुर थाना इलाका है, उसमें जो घाट था चंबल नदी का, उस नदी पे जो घाट था उसमें नाव डूबी है। नाव में करीब 8 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोग सुरक्षित निकले आए। जो जानकारी प्राथमिक मिल रही 2 लोग सुरक्षित निकले हैं और 6 लोगों को डूबने की जानकारी है। पुलिस प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली है तो पुलिस प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है और बचाव दल की टीमें भी मौके के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई है। चूंकि चंबल नदी है, पानी काफी ज्यादा है, बड़ी नदी है चंबल, और यहाँ पे बड़ी घटना सामने आई है चूंकि ऐसे समय में, तो इसी वजह से रामेश्वर घाट पे जो नाव पलटी है उस नाव की जितने ज्यादा लोग बचाया जा सके इसलिए पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी के चलते तुरंत ही मौके के लिए रवाना हुआ है। एनडीआरएफ की टीम रवाना कर दी गई। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच गए, उन्होंने बचाव के लिए ठीक है, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, राहत बचाव दल पहुंच रहा है, प्रशासन भी मौके पर पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके यही उम्मीद भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका प्रदीप। तो देखिए, नाव पलटी है, 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है, 8 लोग सवार थे नाव में, 2 लोगों को बचा लिया गया है, मौके पर प्रशासन पहुंचने वाला है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो चंबल नदी में रामेश्वर घाट पर नाव पलटी है। देखिए, मौके पर पुलिस मौजूद है, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं ताकि जो नाव में सवार लोग थे उनको बाहर निकाला जा सके, उनको सुरक्षित बचाया जा सके। दरअसल 8 लोग इस नाव पर सवार थे, 6 लोग नदी में डूबे हुए हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। 2 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। तो चंबल नदी में रामेश्वर घाट पर ये नाव पलटी है, मौके पर प्रशासन रवाना हो चुका है और राहत बचाव का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो एग्जिट पोल चुनाव से जुड़ा हुआ, उसको लेकर के सारी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। और इससे पहले हमने आपको यह भी जानकारी पहुंचाई कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और ये दावा किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस चुनाव में 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश घोरमोड़े जी, दावे आपकी पार्टी भी भले ही खूब कर रही हो, लेकिन जब मतदान हो रहा था और वोटिंग परसेंटेज जब निकल के सामने आ रहा था तो नाराजगी आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रही थी। सवाल आपकी पार्टी में भी उठ रहे थे कि आखिरकार
इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों उठा है, क्यों आ रहा है? तो क्या गिरा हुआ वोटिंग परसेंटेज थोड़ी बहुत डर की स्थिति आपके ऊपर लेकर के आ रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का कम होना स्वाभाविक रूप से, हम सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं और चुनाव को पूरे दम से लड़ने का प्रयास करते हैं। और यदि कहीं से वोटिंग परसेंटेज कम निकल करके आए तो निश्चित तौर पर वो एक चिंता का विषय होता है कि भाई क्या कारण है कि क्यों मतदाता मतदान करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। चुनाव आयोग की भी चिंता थी, आप लोग भी उसमें एनालिसिस कर रहे थे। बाद में तमाम विषय निकल करके आए, गर्मी का विषय निकल करके आया और भी गर्मी के सीजन में शादी ब्याह का रीजन निकल करके आया। लेकिन ओवरऑल जब उस कम वोटिंग परसेंटेज के बाद भी जो हमारे बूथों के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ के हमारे एजेंट है और जो हमारे पन्ना प्रमुख है, जो लगातार मतदाताओं को निकालने और मतदान कराने का प्रयास में जुटे रहते हैं, उनसे जो हमको फीडबैक प्राप्त हुआ उसके बाद हम आश्वस्त हैं। और हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के अंदर में हमारे अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया था, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया। आप जरा बताइए, जिनका अब तक दूल्हा तय नहीं हुआ है, जिनके पास ना नेता है ना नीति है, वो 295 लेकिन दूल्हा तो जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आपका भी तय नहीं था। दूल्हा तो आपका भी तय नहीं था, सवाल तो आप पर भी उठ रहे थे तब। देखिए, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम चुनावों का जिक्र है। मोदी जी की गारंटी के आधार पर तमाम चुनाव के अंदर में हम उतरे थे और वो विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा का चुनाव है, देश भर का चुनाव है। ये तो गठबंधन करते हैं। 7 चुनाव आज पूरे हो गए, 7 चरण के, लेकिन अब तक इनका नेता तय नहीं हो पाया। और जिस प्रकार से सीटों के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो एक मेरा छोटा सा सवाल है कि पहले तो ये जो 295 का दावा कर रहे हैं, पहले इस बात की भी चिंता कर लें कि भैया ये 295 का दावा सत्य होगा या ये विपक्ष के लायक भी रहेंगे। आपने सीट का जिक्र किया था, लेकिन लोकसभा के अंदर में 55 सीटें चाहिए। समझिए ना उमेश जी, ये तो समझिए ना कि 2014 के बाद से कांग्रेस थोड़ी अच्छी स्थिति में आई थी, यूपी भी अच्छी स्थिति में आया था। अब तो इंडिया है, अब तो सारे के सारे एक हैं। बता दे रहा हूँ ना, मैं बता दे रहा हूँ। 2014 में कांग्रेस को कितने वोटिंग परसेंटेज मिले? 19.3। कांग्रेस की सीट कितनी आई? 44। 2019 में कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में 0.20% की वृद्धि हुई, 19.51% वोट मिले। सीटें कांग्रेस की कितनी आई? 52। फिर भी मुख्य विपक्षी दल जो 55 होना चाहिए लोकसभा में, वहां तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। शशि जी, बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के लायक भी नहीं बचेंगे आप। इस बार कितनी सीटों पे लड़े हैं आप, ये सबको पता है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रही है? सारे के सारे साथ है, लगता है आपको 295 ले आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता साथी से मैं एक बात जानना चाहता हूं। 400 पार की बात करते हैं तो रेस्ट सीट बढ़ता है 143, तो उतने सीट में रिवर्स नंबर से बता दे कौन कौन सी सीटें किस किस को दे रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो जाएगा बीजेपी की सीटें कहां से आ रही है। और मैं एक बात और कहता हूं कि स्टेट वाइज जैसे कोई बात करते हैं कि भाई इतनी रिजल्टें आ जाएंगी, कौन से स्टेट में कितने रिजल्ट आएंगे, तो उस हिसाब से इनके पास जो गेन करने के लिए कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। ये दूसरी पार्टियों से ईडी और आईटी के दम पे जो उन्होंने सेंटिमेंटल ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करने के बाद वो जेल भेजने की जगह अपनी पार्टी में ले गए। उनके दम पे ये चाहते हैं, उनके दम पे प्रयास ये करते हैं कि हम ये जीत जाएंगे, तो ये कतई संभव नहीं है। जनता ये जानती है, देश की जनता जानती है कि उनने क्या किया, जो घोटाले क्या जिन पे आरोप लगा था, वॉशिंग मशीन में ले आके धोल दिए। तो इस तरह की चीजें नहीं होती चुनाव के दरमियान। ठीक है, जनता समझ चुकी है। ठीक है, जनता समझ चुकी है। लेकिन सुरेश शर्मा जी, जो एक बड़ा आंकड़ा इस बार बीजेपी लेकर के चल रही है 400 पार का, क्या ये आंकड़ा इसको टच कर पाना उतना इजी है जिस हिसाब से हमने बयानों में सुना? क्या ये इतना इजी रहेगा? अगर 2019 का परफॉर्मेंस हम देखते हैं बीजेपी का, तो क्या उसे बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर नहीं देखा जाएगा? क्या ऐसा माना जा सकता है कि किसी को कोई नाराजगी ही नहीं होगी और पहले से ज्यादा लोग जुड़े होंगे और ज्यादा वोट दे दिया होगा? देखिए, इसमें खास बात ये रहती है कि यदि मान लो नाराजगी है भी, तो वो नाराजगी किसके फेवर में जाएगी? क्योंकि नोटा के फेवर में जाती है तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो विपक्ष के पक्ष में जाती है तब जाकर के सीटों का नुकसान होता है। तो अभी ऐसा कोई वातावरण दिखाई नहीं दिया, या विपक्ष ने जो अभी चुनाव घोषणा पत्र के बाद जिस तरीके से उसका प्रचार किया है, निश्चित रूप से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद भी जनमानस में
ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी है जिसके अंदर ये, क्योंकि आप और हम सब लोगों ने, जब हम सब लोग कवरेज के लिए जा रहे थे, तो जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते थे तो मैं लौटूंगी आपके पास और बड़ी जानकारी आपको मार्ट्रीज का एग्जिट पोल बता देते हैं जो सामने आया है। इंडिया को 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं एनडीए को 353 में से 368 सीटें 353 से 368 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और अन्य की बात करते हैं तो 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो सबसे पहले मार्ट्रीज का जो एग्जिट पोल निकल के सामने आया है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की बात अगर हम करते हैं तो 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि 195 सीटें जिस तरह से इंडिया गठबंधन अभी जिक्र करती नजर आई थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बयान निकल के सामने आया था उससे कम सीटें ये हैं, लेकिन 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान है। और एनडीए की बात करें तो जो एनडीए कुल मिलाकर के 400 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही थी, बीजेपी 370 का लक्ष्य लेकर के चल रही थी, ये माना जा रहा है कि एनडीए को 353 से 368 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के जो खाते में 43 से 48 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी मार्ट्रीज का जो एग्जिट पोल निकल के सामने आया है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सुरेश शर्मा जी, लगातार चर्चा आपसे कर रही थी, अब जिस तरह से ये एग्जिट पोल निकल के सामने आया है मार्ट्रीज का 118 से 133 सीटें, क्या और बीजेपी का जिस तरह से अनुमान निकल के आया 353 से 368 सीटें, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है और आमतौर से ये माना जाता है कि जो टारगेट लिया जाता है उस टारगेट के अचीवमेंट का प्रतिशत कितना होता है। तो यदि भाजपा ने जो अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस रखा था उसके करीब करीब ये बात जा रही है और पिछली बार से कुछ अधिक हो रहा है। इसमें केवल ये देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा 303 से ज्यादा ले जा रही है या नहीं ले जा रही। तो ये एक पक्ष है इसमें, हालांकि 353 यदि नीचे वाला भी अपन मानते हैं उसमें भी ये संदेश निकलता है कि भाजपा पुराने 303 से ज्यादा ले रही है। यदि ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि 2019 में 352 पर एनडीए थी, 352 पर थी एनडीए और 303 बीजेपी ने जीती थी। इस बार जो मार्ट्रीज का एग्जिट पोल बता रहा है वो 353 से 368 का बता रहा है। देखना है कि आने वाले और एग्जिट पोल में क्या आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से थोड़ी बात कर लूं अगर मैं, तो बस्तर और कांकेर, आपको क्या लगता है राजेंद्र तिवारी जी, बस्तर और कांकेर में कैसा चुनाव रहा है और कैसी लड़ाई रही है? बस्तर कितना दिलचस्प रहा है और कांकेर भी? छत्तीसगढ़ में बस्तर और कांकेर दो संसदीय क्षेत्रों में चुनाव शुरू से ही दिलचस्प देखा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दो अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार थे उनकी चर्चा इसलिए उतनी नहीं हो पाती थी क्योंकि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लोग प्रचारित कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांकेर क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वीरेश ठाकुर, उन्होंने काफी मेहनत की, हालांकि उनकी टिकट काफी विलंब से घोषित की गई, इसके बावजूद काफी मेहनत की गई। हमारा तो ये मानना है कि अगर चुनाव के परिणाम आएंगे, कहीं अगर सफलता बीजेपी को मिली तो मार्जिन बहुत कम होगा। इसी प्रकार बस्तर से देखें तो बस्तर में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े कंट्रोवर्शियल किंतु पॉपुलर लीडर कवाशी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप नामक एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया था। वो धर्म परिवर्तन के मसले पर काफी काम कर चुके थे, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता माने जाते थे। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी है तो कांकेर में है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा तो भारी है ही दोनों सीटों पर, कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। शशि भगत जी, अभी ये जिस तरह से एग्जिट पोल निकल के सामने आया, हालांकि एक ही निकल के सामने आया है, अब इसका क्या आंकलन आप करते हैं? क्या इससे संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे?
देखिए समय समय पर इस तरह का आकलन आते रहता है। 2004 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का, ये सभी जो आंकड़ा है उससे वास्तविक आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर रहा है। आपको ये 352 का आंकड़ा बीजेपी का था, 97 का इंडिया अलायंस का था और 94 अदर्स का था। इस तरह का आंकड़ा जो है 2019 का आया था और वो चीज़ें फैक्ट जो है वो बिल्कुल उससे अलग है। एक कोई चाणक्य करके कोई सर्वे आया था, उससे थोड़ा बहुत तो नियरेस्ट आंकड़ा था, बाकी सभी के आंकड़े लगभग बहुत डिस्टेंस बनाया हुआ था। और छत्तीसगढ़ के मसले पे आपने पिछले चुनाव में देखा है, जो कांग्रेस को बहुमत देता था वो ठीक उलट हो गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाना इस पे वाजिब नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एजेंसीज हैं, उसके हिसाब से हम जो आंकड़ा बैठाते हैं, हम जो अनुमान लगाते हैं, उसके हिसाब से इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट सेंट्रल में बनेगी। ठीक है, ठीक है। अब उमेश जी से तो अभी सवाल नहीं करूंगी मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गदगद होंगे। और भी एग्जिट पोल आने देते हैं, दोबारा लौटूंगी आपके पास में। मनोज शर्मा जी हमारे साथ पे लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, ये अभी एक जो आंकड़ा निकल कर आया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, दूसरा साथ में बताते चलिएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 2 सीटों की बात राजेंद्र तिवारी जी ने बता दी, बाकी की जो हाई प्रोफाइल सीट है, राजनांदगांव हो गई या बिलासपुर से लेकर के सरगुजा, क्या आकलन कहता है आपका इस चुनाव में किस तरीके की जंग देखी गई है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़ में? देखिए, जो अभी चुनाव के आंकड़े आए हैं और जो एग्जिट पोल ने बताए हैं, एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता, नतीजों के आसपास ही रहता है। एग्जैक्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल से ये अनुमान लग जाता है कि पब्लिक का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, पर अब जैसा बताते हैं कि कोई बार किसी के सर्वे में ये बात हो सकती है कि वो बहुत दूर चले जाए वास्तविक आंकड़ों से। तो मैं कहता हूँ कि जो ये अभी आंकड़े आए हैं ये प्रारंभिक हैं, और भी दूसरी सर्वे एजेंसियाँ जो आंकड़े देंगी उसको कंपेयर करके लगभग मोटा माटी ये समझ में आ जाएगा कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट बीजेपी के पास रही है और मेरे ख्याल से 2014 से लगातार एक ही सीट कांग्रेस को मिलती रही है। अभी ये बात तय है कि बीजेपी ने मोदी फैक्टर बनाया, और मैं कहता हूँ कि MMM इस चुनाव में फैक्टर था। पहला मोदी फैक्टर था ही, उसके अलावा मुस्लिम और तीसरा महंगाई। अब मतदाता साइलेंट रहा है चुनाव में और वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। प्रश्न उठता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो किसके खाते में जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में पहले भी थी छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए हैं। राजनांदगांव में सीएम को उतार दिया, और आपके ताम्रध्वज साहू भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और कोरबा सीट में जो मरवाही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वो कोरबा सीट के साथ जुड़ता है, वो हर बार जीत दिलाता है। तो मेरे को लगता है कि एक आध सीट ही कोई अंतर पड़ सकता है, वरना चुनाव के नतीजे एज इट इज होने वाले हैं। ठीक है, एक आध सीट का अंतर पड़ सकता है, लेकिन नतीजे आखिरकार होंगे क्या वो तो हम 4 जून को जरूर स्पष्ट तौर पर देखेंगे। लेकिन लगातार एग्जिट पोल जो निकल के सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। महा कवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।